नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो हाल ही में हुए ब्रेक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा 2024 का प्रश्न है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों की विशेषताएं वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा है, केंद्रीय यानी यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सलाह के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, से विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा ना तो एक और ना ही दो। तो आप लोग चिंतित कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर हम एक एक करके देखते हैं। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक विचित्र घटना घटी है, धार्मिक घटना से जुड़ा है। ये उत्तर प्रदेश के जो हाथरस जिला है उसमें यह घटना हुई। हाथरस के सत्संग के बाद भगदड़ 100 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 122 लोगों की 150 लोगों की जान घायल हो गए हैं और 122 लोगों की मौत का अनुमान लगाया, कहीं 122 तो कहीं 116। और ये मौत आगे बढ़ने की और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भी और ये मौतें आगे बढ़ सकती हैं। सत्संग करने वाले स्वयंभू बाबा नारायण सरकार विश्व हरि के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी थी और बेकाबू हुए थे हालात। जान गंवाने वालों में से 108 महिलाएं, 7 बच्चे और एक पुरुष हादसे के मौके से ही भाग निकले स्वयंभू बाबा। यह जो आयोजन है मानव मंगल मिलन सद्भावना, यह एक वहाँ हाथरस जिले के एक फुलरई गांव में यह आयोजन किया गया था और लगभग 50,000 से लोग ज़्यादा भीड़ इसमें उमड़ी थी। और जितना आयोजन किया उसमें 1 लाख के लिए आयोजन के लिए जो व्यवस्था की गई थी उससे ज़्यादा अनुमान लगा गया कि उससे लोग ज़्यादा आ गए थे, इसीलिए भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों में भगदड़ मच गई। अब आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो बहुत सारे धार्मिक स्थानों धार्मिक पार्टी के लिए जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे धार्मिक होते हैं और बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी रैलियाँ होती हैं, इस समय प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो जो इस जहाँ यह आयोजन हुआ था, जिस भी सद्भावना का आयोजन हुआ था, उसमें वहाँ के जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि हमसे अनुमति तो ली गई थी, जो भी लोग इसका आयोजन करवाने वाले थे उनसे बोले हमसे अनुमति ली गई थी, लेकिन इतनी भीड़ आएगी इसका कोई हमें अनुमान नहीं था। उसी पे लेके देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें गलती प्रशासन की है कि वो सही ढंग से भीड़ को काबू नहीं कर पाई। यही सारी बातें देख के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपये जिनकी मृत्यु होगी उन्हें देने का आर्थिक मदद देने की बात हुई और 50,000 रुपये जो अन्य लोग हैं उन्हें मदद देने की बात की गई है। अब देख रहे हैं इस समय 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है ना, उसी पे चल रही हैं एक दूसरे पे इस समय खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई कहता है कि हिंदू कोई मानता ही नहीं है, इसे देख रहे हैं कि बहुत सारे चल रही ऐसी अफवाहें चल रही हैं। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं कि आप लोग इसे पढ़ें, अगर पढ़ना तो पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना अगर आप लोग को टाइम पास करना है तो इसे पढ़ सकते हैं कुछ, अगर आप लोग को इसमें मजे लेना है तो। बाकी आप लोग याद रखिए कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान का अनुच्छेद 324 इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिए। तय समय से पहले 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचा मानसून। यह लगातार तीसरी साल हुआ जब मानसून ने निर्धारित अवधि से पहले पूरे देश को कवर किया है। समान तौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश में को कवर करता रहा मानसून। जून के मध्य में धीमे रही दक्षिण पश्चिम में मानसून की प्रगति से उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी भी देखने को मिली है। देख रहे हैं कि जून के महीने में जब मानसून आने की बात हुई तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी उत्तर भारत में आपको देखने को मिली रही होगी। आमतौर पर क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। मानसून 17 सितंबर को आसपास के उत्तर पश्चिम भारत से लौटने लगता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। यहाँ आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। नए कानूनों को लेकर कुछ बोलना अभी ठीक नहीं है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं। CGI ने कहा कि कानून प्रणाली स्वतंत्र, समानता व न्याय पर आधारित है। कहा सर्वोच्च न्यायालय में जल्द AI का उपयोग शुरू किया जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है।
सर्वोच्च अदालत को गए संवैधानिक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक संवैधानिक संस्था, संविधान का अनुच्छेद 124 तक इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, तो इसे भी आप लोग जानते रहे। अभी जो नए 3 कानून आए ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं। आप देखेंगे कि जो नए 3 कानून आए हैं उन्हें लागू करना इतना आसान है नहीं। कल के आर्टिकल में दिया गया था, अमित शाह ने इसका पूरा क्लियरिफिकेशन किया था कि क्या कब लागू होंगे। मतलब उन्होंने कहा था 3 से 4 साल के बीच में पूरे कानून अच्छी तरह से लागू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि भारत एक छोटा सा देश तो है नहीं कि उसमें मतलब जो पुराने कानून थे उन्हें हटाएं और तुरंत नए कानून को ला दिया जाए, ऐसा तुरंत लागू कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उससे धीरे धीरे इसको प्रक्रिया में लाया जाएगा। एक ये कानून लागू नहीं किया जा सकते। मतलब तभी उस जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने कहा कि इसे धीरे धीरे प्रणाली में लाया जाएगा, मतलब कार्य प्रणाली में इसे जब लाया जाएगा इसका उपयोग होगा तभी अच्छी तरह से हो जाएगा। और ये जो कानून लाए गए हैं पूरी तरह से बातचीत करके लाए गए हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली या किसी प्रकार के किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। अगर हम 3 जो नए कानून की बात कर ले तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 कानून इस बार लाए गए हैं। जो ब्रिटिश काल से चल रहे थे कानून उनको रिप्लेस करके ये 3 कानून लाए गए हैं। रणनीति के तहत हिंदू समाज को नीचा दिखा रहा है कांग्रेस का इकोसिस्टम। अब देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का लेकर विवाद चल रहा है। अभी जो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं, कोई पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें हैं। अब ये देखेंगे राज्यसभा में और धनखड़ जो है जगदीप धनखड़ और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन, उनके बीच बहस चल रही है। यह बहस तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति अपना मतलब अब जो अभिभाषण पत्र दे रही थी, अपना राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित कर रही थी, दोनों सत्र दोनों को मतलब एक साथ बैठा के जब संबोधित कर रही थी, जब अपना भाषण दिया था उन्होंने, तब यह बातें लेके सामने ज़्यादा भर के सामने आई कि उसमें से एक जो वहाँ के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं कि उन्हें सरकार पर जनता को लूटने और अपने मित्रों को फायदा उठाने का आरोप लगा। इस पर धनखड़ ने उन्हें टोका और कहा कि वह जो कह रहे हैं उनके पास कोई प्रमाण है। अब देख रहे हैं वही सारी राजनीति की बातें चल रही हैं। ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। अब देख रहे हैं अखिलेश यादव जो हैं सपा के प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीट जीतने पर ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा और केंद्र में हमारी अगर गठबंधन की सरकार बने तो ईवीएम को समाप्त कर दूंगा। ईवीएम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही ना, देख रहे हैं कि ईवीएम पे लेके बातें, उन पे सवाल देख रहे हैं। आमतौर पर ईवीएम पे सवाल खड़े होते थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र पे सरकार आती है तो हम ईवीएम को ही हटा देंगे। आप लोग बता सकते हैं कि अगर ईवीएम ना होता तो इससे पहले भी ईवीएम नहीं थे, उससे पहले भी चुनाव होते थे, क्या उसमें कमी थी कि ईवीएम को लाया गया था और क्या उसकी कुछ विशेषताएं थी कि ईवीएम को हटाया भी जा सकता है? इससे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। देख रहे हैं वही सारी राजनीति से खबरें हैं। झारखंड के जो अभी पूर्व जो सीएम थे हेमंत सोरेन, उन्हें जमानत भी लगी है, तो देख रहे हैं सीएम जो चंपाई हैं सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए उनके, तब वही लेके बातें चल रही हैं। देख रहे हैं कि आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसा राजनीति से जुड़ी खबरें हैं तो इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं। यह आप लोग का संपादकीय बातें, आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये झूठा इतिहास गढ़ने का संयंत्र, विकास शाश्वत द्वारा यह लिखा गया है। नालंदा पर झूठ वामपंथी इतिहासकारों की मक्कारी की लंबी फेर, इस दिन में सिर्फ एक ही किस्सा है कि लेकिन अफसोस है कि आज भी उनका वर्चस्व बना हुआ है। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। तो अब देखेंगे इसमें जो मीडिया है और जो भी इंटरनेट में यह दुष्प्रचार फैल रहा शुरू होगा कि नालंदा जो महाविहार था उसे बख्तियार खिलजी ने नहीं चलाया था बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा यह चलाया गया था। अब देख रहे हैं इस तरह के प्रचार हो रहे, इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, दुष्प्रचार हो रहे हैं। आपको पता होगा 1199 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें 427 ईस्वी में गुप्त शासक गुप्त कुमार गुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। और इस बार जो इसका न्यू कैंपस बना था उसकी हम बात कर लें। न्यू कैंपस का जो आर्किटेक्ट है बीबी जोशी हैं, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था और यह 455 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कुल संस्थाएं 221 है। कैंपस जो है एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनेगी और विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस होगा। इस कैंपस में किसी तरह का नुकसानदायक केमिकल को मतलब अंदर नहीं जाएगा, सब बाहर ही रहेगा। और जो बन रहा है कैंपस इसमें किसी तरह का केमिकल बाहर नहीं जाएगा, मतलब किसी तरह को इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी हम देखेंगे कि इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 17,049 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया है, इसे पुनर्निर्माण
किया है। उसी भी देख रहे हैं, आज का वही आर्टिकल लिखा, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपके हिस्ट्री से अगर आप लोग उसका आंसर राइटिंग करते हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जीएस पेपर जो फर्स्ट है, तो आप लोग इससे देख सकते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली के खतरनाक मोड़ पर भारत, स्वास्थ्य जेंडर द रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय आलसी होते जा रहे हैं। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2022 में करीब 50% वयस्क शारीरिक गतिविधियों में पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है। इसके चलते देशवासियों की जीवन शैली से जुड़ी गंभीर बीमारियां जैसे मोटापा, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, मधुमेह के शिकार बने। इसीलिए जरूरी होगा कि बीमारी का इलाज के साथ उन कारकों को नियंत्रित करने पर भी ध्यान दिया जाए जो आलस में असल में सहज और स्वास्थ्य जीवन में राजनीतिक रुकावट पैदा करें। इसके लिए पहला तथा सबसे जरूरी कदम शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना होगा। ईबुक को बढ़ावा देने के लिए आ सकती है फेम 3 की स्कीम। फेम 3 स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर मिल सकते हैं सब्सिडी। पूर्व बजट में आवंटित हो सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए और भारी उद्योग मंत्रालय ने भी इस स्कीम को जारी रखने की मांग कही है। 2,671 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे अंतरिम बजट में, जो आपको पता होगा बजट सत्र जब हुआ था ना 2024 के फरवरी में, तो अंतरिम बजट पेश किए गए थे इस बार, तो उसी में 2,671 करोड़ रुपए पेश किए गए थे और 10,000 करोड़ रुपए जो आने वाला बजट है, पूर्व बजट जो पेश होगा उसमें देने की बात की जा रही है। 500 करोड़ रुपए विशेष योजना के तहत आवंटित किए गए थे। बजट वही होता है, आपका बात करें कि किसी देश की वार्षिक वित्तीय आय तथा व्यय का जो विवरण होता है उसे बजट कहते हैं, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया था। मतलब कहीं ये है नहीं कि वित्त मंत्रालय पेश करें, लेकिन जो राष्ट्रपति जिन्हें कहते हैं उनके द्वारा ये पेश किया जाता है। इस बार पूर्व बजट पेश होने वाला है, जल्दी इसी सप्ताह या अगले सप्ताह में पेश हो सकता है। हम देख रहे हैं इजराइल और गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसी चल ही रहा है। आज का जो आर्टिकल है ये नेपाल के पीएम प्रचंड को हटाने के लिए ओली ने देउबा के साथ हाथ मिलाया। अब देखेंगे कि नेपाल में जो प्रधानमंत्री की सरकार है 2 साल में ये तीसरी बार पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। अब देखेंगे जिस तरह हमारे यहाँ इस बार गठबंधन की पार्टी से बनी है सत्ता पे आई पार्टी, उसी तरह आप देखेंगे नेपाल में भी है। इसमें 3 पार्टी को मिलाकर मतलब 3 पार्टियाँ हैं जो प्रमुख पार्टी हैं। अगर हम उनकी बात कर ले तो देखेंगे कि एक नेपाली कांग्रेस है, एक कम्युनिस्ट पार्टी और CPN UML एक जो पार्टी है ना उसी की, उन्हीं तीनों पार्टी पे कभी जो देखेंगे जो भी हाल है अभी जो प्रधानमंत्री है नेपाल के वर्तमान समय में, जिनमें प्रचंड कहा था लेकिन उनका पुष्प कमल और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन करके इस पार्टी बनाया गया था। अब देखेंगे नेपाल में कुल सीट 275 है और बहुमत पाने के लिए 50% से ज़्यादा सीट लाने की जरूरत है, मतलब लगभग 136 सीटें। जिस भी पार्टी के पास इतनी मतलब बहुमत होगी वही पार्टी सत्ता पे आएगी। देखेंगे कि लेकिन किसी पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं था, तो देखिए गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन अब जो ओली है उन्होंने अपना गठबंधन जो प्रचंड की तरफ से उन्होंने अपना गठबंधन हटा के वो देउबा से हाथ मिला लिया है। अब देख रहे हैं वही सारी राजनीति चल रही है। SCO शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान और यूक्रेन पर हो सकती है चर्चा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में कल आयोजित होगा सम्मेलन। PM मोदी नहीं लेंगे हिस्सा, विदेश मंत्री करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग में देखने को मिलेगा। वर्तमान में शामिल जिसमें मेंबर, इसमें 9 मेंबर हैं। जो नवीनतम मेंबर है वो ईरान है। हर वर्ष इसे आयोजित किया। 2023 में इसका जो आयोजन था वो मतलब होस्ट जो किया था भारत ने होस्ट किया था। 2024 में इसका अस्थाना यानी कजाकिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है और ये 24वें क्रम का है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व जयशंकर प्रसाद करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री ने मना कर दिया है, इसलिए जयशंकर प्रसाद इसका प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की ओर से। कभी कभी आपसे UPSC में अगर देखेंगे कि जो SCO इसका मुख्यालय पहुँचता है, बहुत से लोग इसका मुख्यालय संघई में लगा देते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय संघई में ना होकर के बीजिंग में स्थित है, जिसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आज स्वदेश पहुंचेगी विश्व विजेता टीम। चक्रवाती तूफान के कारण बारडोस में फंसे थे खिलाड़ी। BCCI अधिकारी व मीडिया सदस्य सभी वहां पास फंसे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में अभी हाल ही में एक तूफान आया था जिसका नाम बेरिल रखा गया था, जिसे आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ एक जिस चक्रवाती तूफान आता है, आप देखेंगे कि अभी एक चक्रवात आया था रेमल, जिसका नाम ओमान ने रखा था। तो वहाँ जो तूफान है उसका नाम बेरिल है। उसी की वजह से जो वहाँ का वायुसेना मतलब जो उड़ान है, उड्डयन मंत्री की तरफ से मतलब आदेश दिया गया था कि मतलब अभी कोई भी जहाज़ें उड़ नहीं सकती, इसीलिए वहाँ वो लोग फंसे थे। लेकिन आज का जो मौसम है थोड़ा सा सही होने की वजह से आज स्वदेश अपने लौट आएंगे जो विजेता टीम है भारत के। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। कार्ल बेंज ने जर्मनी में दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल चलाया। 1886 में आज ही कार्ल बेंज ने जर्मनी के
मैनहोम में दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल चलाया था। गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित इस ऑटोमोबाइल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बग्गी जैसे दिखने वाला तिपहिया वाहन था जिसमें लीटर स्टैंडिंग लगे थे और 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। दिल के लिए फायदेमंद है वनस्पति आधारित मांस। 2030 तक पूरी दुनिया में $1 अरब तक पहुंच सकता है वनस्पति आधारित मांस कारोबार। पिछले कुछ वर्षों में इसके बाजार में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। आदित्य एल1 ने पूरा किया हालो ऑर्बिट का पहला चक्र। आपको पता होगा कि जो भारत की तरफ से पहला सोलर मिशन भेजा गया था ना आदित्य एल1, उसकी बातें हो रही हैं। PSLV C57 से भेजा गया था ना, फिर से रॉकेट से उसकी बात हो रही है। सीधा आपको मूवीज़ जुड़ी खबर मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर इस बात होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी है तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसको हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद को दोनों सदनों के समकक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार के प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसके वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। अतः कथन 2 सही है। तो आज की खबर में बात होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी है तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।